नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको बताएंगे दुनिया में जंग के मैदान में आखिरकार कहां क्या हलचल चल रही है। तो सबसे पहले आपको यह बताती हूं कि वो कौन सी खबरें हैं जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। पहली खबर पर चर्चा करेंगे। ईरान से जंग के दौरान ट्रंप को भारी नुकसान उठाना पड़ा, उन्हें आर्थिक हानि भी उठानी पड़ी है। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि ट्रंप घरेलू स्तर पर भी अब घिरते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक करके उनके साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं। इन सब के बीच में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अकेले पड़ते जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि ट्रंप की टीम में वेंस एक प्रमुख चेहरा हैं जो जंग के खिलाफ रहे हैं। आज हम आपको वेंस के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन वेंस अपने इसी रवैये की वजह से सरकार की निगाहों में चढ़ गए हैं। माना यह जा रहा है कि कभी भी उन्हें भी सरकार से बेदखल किया जा सकता है, उनका इस्तीफा लिया जा सकता है। दूसरी खबर पर चर्चा करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में मिडिल ईस्ट में भारी जंग हुई, फिर सीज फायर भी हो गया। हालात ये है कि अक्सर दोनों ओर की तोपें आग उगलते रहती हैं, लेकिन इन सब के बीच में समझौता कराने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। कतर में दोनों देशों के बीच में जंग खत्म कराने की कोशिशें की जा रही हैं। इस दौरान अमेरिका ने ईरान पर एक बड़ा अटैक कर दिया। ईरान ने भी माकूल जवाब देने का दावा कर दिया। सवाल ये उठ रहा है कि कहीं अमेरिका का ये एक्शन समझौते की उम्मीदों को तो खत्म नहीं करने वाला है। इस बारे में आज हम आपको डिटेल्ड रिपोर्ट देंगे। तीसरी खबर आपको बताती हूं, इजराइल लगातार गाजा और लेबनान में तबाही मचा रहा है। गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह दोनों के ठिकानों को दहलाया जा रहा है। इजराइल के जवान अब तक हमास के कई वरिष्ठ कमांडर्स को मौत की नींद सुला चुके हैं और अब इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास को एक और बड़ा झटका दे दिया है। बताया यह जा रहा है कि इजरायल ने हमास के नए चीफ जो कि सिर्फ 11 दिन पहले बनाए गए थे, उन पर जबरदस्त अटैक किया और उन्हें मौत की नींद सुला दिया है। हमास चीफ 11 दिन के अंदर ही ढेर कर दिए गए। आज हम आपको इस मुद्दे के हर पहलू की जानकारी देंगे, तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको बताते हैं इस वक्त की अहम खबर। तो शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। खबर यह है कि ईरान की सरकार और सेना का समर्थन देखने को मिल रहा है। ईरान की सड़कों पर जो लोग उतरे हुए हैं वो लोग सेना का और सरकार का समर्थन कर रहे हैं। लोगों ने यूएस इजराइल को चेतावनी दे दी है और उसके साथ ही बकरीद पर उसके पहले ईरान की सड़कों पर जो लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हुआ है, बकरीद के पहले यह प्रदर्शन किया जा रहा है और सीधे सीधे यूएस इजराइल को चेतावनी दी जा रही है। अब ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है कि लोग सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इजराइल और यूएस को चेतावनी दे रहे हैं, बल्कि ये खबरें लगातार आती रहती हैं तेहरान के हर एक स्क्वायर से। और इसके अलावा ईरान के हर एक शहर पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है और लोग अपनी सरकार और सेना के समर्थन में खड़े होकर के यूएस और इजराइल के खिलाफ सीधे तौर पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही अमेरिका और इजराइल है जो कल तक ईरान के लोगों से ये कह रहा था कि उठो, जागो, सड़कों पर आओ और अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करो। ये उठे भी है, जागे भी है और सड़कों पर आकर के प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार के लिए, सरकार के साथ खड़े होकर के अपना समर्थन दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, सीधे तौर पर ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका और इजराइल ने एक बार फिर से हम पर हमला करने के बारे में सोचा भी तो हम सरकार और सेना का समर्थन करते हुए खुद को भी कुर्बान कर देंगे। वहीं दूसरी खबर आपको बताती हूँ। खबर यह है कि इजराइल ने लेबनान पर एक बड़ा अटैक कर दिया है और ये बेका घाटी में किया गया। बेका घाटी को निशाना बनाया गया है लेबनान में। हिजबुल्लाह को कहकर के जगह जगह पर निशाने होते हैं। बेका घाटी अब एक नई जगह, लिटानी नदी प्राधिकरण में हमले की निंदा कर दी है और बांध के पास हमले से बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। यह हमला किया ही इसलिए गया है, ये हमला जो ये तस्वीरें आई हैं ये किया ही इसलिए गया है कि बांध टूटे और बाढ़ से ही लोग परेशान हो जाए, इन्हें बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने की आवश्यकता ना पड़े। सीधे तौर पर एक जगह निशाना साधा लिटानी नदी के किनारे और ये प्राधिकरण की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं यहीं पर ये विस्फोट किया गया है। इसकी वजह से बांध टूटने की कगार वाली स्थिति में पहुंच चुका है। इजराइल की तरफ से यह हमला हुआ है। हिजबुल्लाह पर यह हमले कहे जाते हैं, लेकिन ये जो बांध टूटा है जिससे बाढ़ आने की संभावना बन गई है, तो इस तरफ जितने भी शहर हैं, जितने भी गांव हैं, वो सब कभी भी बह सकते हैं। हिजबुल्लाह को मिटाते मिटाते पूरी तरीके से लेबनान खत्म हो चुका है। लेबनान का हाल ये हो गया है कि वहां पर जिन घरों में लोग रहते थे उन घरों को लेकर के ये कह पाना मुश्किल हो गया है कि वहां कभी कोई आबादी रहा करती थी, वो इस तरीके से बर्बाद कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ ईरान पर जो हमला हुआ उसके बाद लोग सरकार के खिलाफ नजर नहीं आए। जो जनवरी तक सरकार के खिलाफ
सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे थे, आजादी आजादी के नारे लगा रहे थे, आज वही सरकार के साथ खड़े होकर के प्रदर्शन करते हुए अमेरिका और इजराइल को आंख दिखा रहे हैं। वही खबर यह भी है कि हॉर्मुज में एक बार फिर से अमेरिका का एक्शन कभी भी देखने को मिल सकता है और ये प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर से अमेरिका की तरफ से शुरू किया जाएगा। और इसके तहत क्या होगा? हॉर्मुज में जितने भी जहाज फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का मिशन होगा। जहाजों को सुरक्षा देकर के हॉर्मुज से यूएस की सेना निकालेगी, ये जानकारी मिल रही है। हॉर्मुज पर अभी तक जो नाकेबंदी रखी गई है अमेरिका की तरफ से, उसमें हुआ क्या है? उसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन जहाजों का हुआ है जो कि माल से लदे हुए हैं, जिनमें क्रूज भी फंसा हुआ है, क्रू मेंबर भी फंसे हुए हैं। और प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत एक बार फिर से अमेरिका इनमें कार्रवाई करते हुए फंसे हुए जहाजों को निकालने का मिशन शुरू करेगा। ये अमेरिका जिन जहाजों को फंसा रहा है, जिन्हें कह रहा है कि रूट डाइवर्ट करो, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से नहीं गुजरने देंगे, अब वो कह रहा है कि हम फंसे हुए जहाजों को यहाँ से निकालेंगे और जहाजों को सुरक्षा देकर के हॉर्मुज से निकालेंगे। ईरान वैसे ही कह रहा है कि हम जो टैक्स ले रहे हैं उसके बदले हम सुरक्षा दे रहे हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि जो जहाज फंस गए हम उन्हें सुरक्षा देंगे। दोनों ही अपने आप में खेल खेलने में लगे हुए हैं। वही एक और खबर आपको बताती हूँ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है। कैंप डेविड की जगह व्हाइट हाउस में बैठक होने वाली है, ये उनकी तरफ से बताया गया। मौसम खराब होने के कारण कैंप डेविड में बैठक स्थगित कर दी गई है। ईरान संघर्ष के बीच में ट्रंप बड़ी कैबिनेट बैठक करने वाले थे कैंप डेविड में, लेकिन अब इसे मौसम की वजह से स्थगित करना पड़ा है और इसके साथ साथ व्हाइट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। दो खबरें हैं, एक बड़ी बैठक ईरान संघर्ष से जुड़ी हुई डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं, जिसकी जगह परिवर्तित की गई है खराब मौसम को देखते हुए। दूसरी तरफ अमेरिका फिर से एक बार चाल चलते हुए नजर आ रहा है और वो ये कह रहा है कि जो जहाज फंस गए हैं वो उन्हें निकालेगा, सुरक्षित निकालेगा और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। दोनों ही देश आपस में इस तरीके से खेल खेलने में लगे हुए कि पूरी दुनिया इनके चंगुल में फंसी हुई नजर आती है। अमेरिका वहां से गुजरने वाले जहाजों को वापस लौटाते जा रहा है। सेंटकॉम ने कहा कि हमने अब तक 100 जहाज लौटा दिए हैं या फिर उन्हें रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया है। अब वही अमेरिका ये कह रहा है कि हम यहां से जहाजों को सुरक्षित निकालने में मदद करेंगे। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू की, ट्रंप के करीबियों ने साथ छोड़ दिया और अब हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि सिर्फ वही लोग ट्रंप को पसंद आ रहे हैं जो जंग को जायज ठहरा रहे हैं। और ट्रंप की अहम सहयोगी रही तुलसी गबार्ड के इस्तीफे के बाद से ही ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जेडी वेंस अब अलग थलग पड़ गए हैं और अगला नंबर उनका है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ अभियान का आगाज किया तो शायद उन्हें भी ईरान के जबरदस्त पलटवार का अंदाजा नहीं था, लेकिन जंग जैसे जैसे आगे बढ़ती गई अमेरिका और इजराइल की मुश्किलें बढ़ती गई। अमेरिका को आर्थिक नुकसान हुआ, सैन्य साजो सामान तबाह हो गया, सहयोगी देशों का साथ छूटा और सबसे मुश्किल दौर ये रहा कि ट्रंप के अहम सहयोगी अधिकारी और मंत्री ही उनका साथ छोड़ने लगे। फिलहाल ट्रंप ईरान को झुकाने की कोशिशों में लगे हैं और इसके लिए वो हर पैंतरा आजमा रहे हैं। वो ईरान को धमका रहे हैं, जंग की धमकी दे रहे हैं, सीमित स्ट्राइक भी की जा रही है और खबर है कि व्हाइट हाउस में भी ट्रंप को सिर्फ वही सहयोगी पसंद आ रहे हैं जो जंग को समर्थन दे रहे हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस लगातार अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड के इस्तीफे को जेडी वेंस के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वो बंद कमरों में ईरान युद्ध के खिलाफ वेंस की सबसे मजबूत वैचारिक साथी रही। दूसरी तरफ विदेशी मंत्री मार्को रूबियो की आक्रामक विदेश नीति पर ट्रंप का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और व्हाइट हाउस में उनका दबदबा हावी हो चुका है। ट्रंप की गिरती अप्रूवल रेटिंग ने भी रिपब्लिकन पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि पार्टी की पॉलिसी पर अमेरिकी लोगों का भरोसा टूट रहा है और खबर है कि पार्टी में एक और जंग शुरू हो गई है। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस फिलहाल अकेले पड़ते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि साल 2028 की राष्ट्रपति चुनाव की रेस मार्को रूबियो जीत सकते हैं। तुलसी गबार्ड ने नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है।
माना जा रहा है कि उन्होंने अपने पति की बीमारी की वजह से पद छोड़ा। हालांकि उनके फैसले की जेडी वेंस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वेंस और तुलसी दोनों ही अमेरिकी प्रशासन के उन गिने चुने चेहरों में से थे जो दूसरे देशों के मामलों में अमेरिकी सेना की दखल के खिलाफ थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान युद्ध को लेकर जेडी वेंस और तुलसी गबार्ड ने बंद कमरों में गंभीर चिंताएं और असहमति जताई थी। अब तुलसी के जाते ही वेंस कैबिनेट में पूरी तरह अकेले पड़ते दिख रहे हैं। उधर दूसरी तरफ विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सितारा तेजी से बुलंद हो रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि ट्रंप इन दिनों जेडी वेंस से ज्यादा मार्को रूबियो की आक्रामक विदेश नीति पर भरोसा कर रहे हैं। रूबियो का दबदबा इस कदर बढ़ गया है कि प्रशासन में अब क्यूबा पर आक्रमण जैसी आक्रामक रणनीतियों पर चर्चाएं हावी होने लगी हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि व्हाइट हाउस में मार्को रूबियो का कद जेडी वेंस से कहीं ज्यादा हो चुका है। राष्ट्रपति मार्को रूबियो की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अमेरिकी सत्ता के गलियारों में मची इस अंदरूनी खींचतान का सीधा असर अब 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों पर पड़ता दिख रहा है। सूत्रों का दावा है कि वेंस अब 2028 में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी ठोकने का विचार छोड़ सकते हैं। वेंस के करीबियों का मानना है कि पिछले कुछ सालों में प्रशासन के भीतर जो विवाद हुए उसका ठीकरा वेंस अपने सिर नहीं फोड़ना चाहते। दुनिया की हर बड़ी हलचल का असर सट्टे बाजार पर जरूर दिखता है। बताया जा रहा है कि बाजार में भी जेडी वेंस ने साल 2028 में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की संभावनाएं कम हो रही हैं, जबकि जनवरी से मार्को रूबियो की रेटिंग में भी उछाल आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अकेले पड़ते जा रहे हैं? पश्चिमी मीडिया में आई खबरों के अनुसार वेंस का ईरान के प्रति नर्म रुख ही उनके खिलाफ जा रहा है। अब आपको इस बारे में ज्यादा जानकारी देती हूँ। जेडी वेंस की नरमपंथी विदेश नीति है और ईरान के प्रति उन्होंने अपना रुख नरम रखा है। वो नरम रुख के पक्षधर रहे हैं। उनका मानना था कि ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए। ट्रंप के ईरान के प्रति रुख का विरोध उनकी तरफ से किया गया। इसके साथ ही गबार्ड और वेंस ईरान पर हमले के खिलाफ रहे हैं। तुलसी गबार्ड का नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर पद से इस्तीफा भी सामने आ गया। हालांकि उन्होंने कहा कि ये सब कुछ फैमिली की वजह से उन्हें करना पड़ा है, लेकिन इसे सच नहीं माना जा रहा है। जेडी वेंस का रुख नरम माना जाता है। कहा जाता है कि ईरान शुरू से ही अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल में जेडी वेंस की मौजूदगी का पक्षधर था और उसकी बहुत बड़ी वजह रही है कि वेंस का जंग के खिलाफ रुख आखिरकार क्या रहा है। लेकिन क्या वास्तव में अमेरिका उनका जाना बर्दाश्त कर पाएगा अगर वो जाते भी हैं? सवाल सबसे बड़ा यही है। अब खबर आपको बताती हूं कि तुर्की का नेतन्याहू पर एक बड़ा हमला देखने को मिला है। राष्ट्रपति एर्दोगन ने अत्याचारी शख्स करार दिया है नेतन्याहू को। इजरायली प्रधानमंत्री को उन्होंने सीधे तौर पर अत्याचारी शख्स करार दिया है और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड से अमेरिका ये कह रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल से समझौता कर लो। जहां पाकिस्तान इजराइल को कैंसर कहता है, वही तुर्की भी यही कह रहा है नेतन्याहू को अत्याचारी शख्स। ईश्वर ने चाहा तो नेतन्याहू को सबक मिलेगा, एर्दोगन ने कहा। नेतन्याहू को दुनिया भर के मुसलमानों से सबक मिलेगा, यह एर्दोगन की तरफ से कहा गया है। एक दिन पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने कहा था कि सारे मुस्लिम कंट्रीज को एक साथ आना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा था कि सारी मुस्लिम कंट्रीज को एक साथ आकर के अब्राहम अकॉर्ड के तहत नेतन्याहू के साथ और इजराइल के साथ समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन लगता है कि मुस्तफा खामनेई ने जो अपील की थी मुसलमानों से वो हावी होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि सीधे तौर पर तुर्की की तरफ से ये बयान इस पूरी जंग के दौरान पहली बार आया है, जहां पर नेतन्याहू को लेकर के बड़ी टिप्पणी करते हुए राष्ट्रपति एर्दोगन ने उन्हें अत्याचारी शख्स करार दिया है और कहा है कि ईश्वर ने चाहा तो नेतन्याहू को सबक मिलेगा, नेतन्याहू को दुनिया भर के मुसलमानों से सबक मिलेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। हालांकि तुर्की ने भी बहुत ज्यादा प्रयास किया था कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है वो शुरू ही ना हो, और सबसे पहली जो मीटिंग है वो तुर्की में ही हुई थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। उसके बाद भी जो मीटिंग होती रही उसका भी कोई खास नतीजा निकला नहीं और 28 फरवरी 2026 को सीधे तौर पर युद्ध की शुरुआत हो गई। अब राष्ट्रपति एर्दोगन नाराज नजर आ रहे हैं।
इजराइल पर और सीधे तौर पर उन्हें अत्याचारी शख्स कह रहे हैं और कहा है कि नेतन्याहू को दुनिया भर के मुसलमानों से सबक मिलेगा। अब्राहम अकॉर्ड समझौता यूएई और बहरीन के साथ इजराइल के बीच में तो हो गया, लेकिन बाकी मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं उसके तहत लगता नहीं है कि यह समझौता अब आगे बढ़ पाएगा। अब जरा एक बार फिर से मैं आपको अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बारे में बता देती हूँ कि वो आखिरकार अकेले क्यों पड़ते जा रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि जेडी वेंस नरमपंथी विदेश नीति रखते हैं। वो इस बात पर भरोसा नहीं करते हैं कि ये हमला होना चाहिए था। ईरान के प्रति उनका हमेशा से नरम रुख रहा है और यही वजह है कि जेडी वेंस को कई बार जो डेलीगेशन में बातचीत के लिए भेजना था वो नहीं भेजा गया, जैसा इस्लामाबाद में भेजा जाना चाहिए था दूसरे दौर में। हालांकि कोई गया नहीं, तैयारी लेकिन तब भी नहीं थी जेडी वेंस को भेजने की। ट्रंप के ईरान के प्रति रुख का विरोध किया गया। गबार्ड और वेंस ईरान पर हमले के खिलाफ थे। अब तुलसी गबार्ड तो चली गई है डायरेक्टर पद से इस्तीफा देकर के, इसलिए कयासों का दौर शुरू हो गया है कि अब जाने की तैयारी और बारी जेडी वेंस की है। मैं एक और खबर आपको बताती हूँ। खबर यह है कि ईरान का अमेरिकी MQ-9 ड्रोन पर हमले का दावा देखने को मिला है। IRGC ने ड्रोन पर हमले का वीडियो जारी कर दिया है। F-35A फाइटर जेट पर हमले का वीडियो भी जारी किया गया है और ये बताया गया था, कल उनकी तरफ से दरअसल ये बताया गया था कि उन्होंने MQ को मार गिराया है, लेकिन वीडियो उनकी तरफ से आज जारी किया गया है जिसमें उनका कहना है कि जो अमेरिकी MQ-9 ड्रोन है बेहद महंगे बनते हैं ये MQ-9 ड्रोन और ये सबसे ज्यादा उन्नत टेक्निक के माने जाते हैं। लेकिन नतीजा क्या निकला कि ईरान ने कुछ सस्ती मिसाइल्स के माध्यम से इन्हें वापस से गिरा दिया है, धराशायी कर दिया है। ये कोई पहला MQ-9 नहीं है जिसे गिराया गया है। ये रीपर MQ-9 ड्रोन पहले भी कई बार गिराए गए। अब जो तस्वीर आई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। IRGC ने ड्रोन पर हमले का वीडियो जारी किया। F-35A को भी मार गिराया है, ऐसा उनकी तरफ से बताया गया है। ये वीडियो जारी किया गया और बताया गया कि जो ड्रोन भेजा गया था अमेरिका की तरफ से उसे हमने मार गिराया है और सिर्फ MQ-9 रीपर को नहीं बल्कि F-35A को भी मार गिराया गया है। सच ये है कि अमेरिका कितने भी करोड़ों के लाखों के हथियार भेज करके ईरान के अंदर नुकसान कर दे, लेकिन अपनी सस्ती मिसाइलों और अपने सस्ते ड्रोन के माध्यम से अमेरिका का अच्छा खासा नुकसान कर दिया जाता है ईरान की तरफ से। ईरान ने किस तरीके से इसे इंटरसेप्ट किया है, इस ड्रोन को उन्होंने इंटरसेप्ट किया और यहीं हवा में ही मार गिराया है। ये इसके पहले और ज्यादा नुकसान करने के बारे में सोचता या नुकसान कर भी पाता, उसके पहले ही इसे हवा में ही हवाई कर दिया गया है। और ऐसी बहुत तस्वीरें सामने आई हैं इस पूरे जंग के दौरान। लेकिन इन सब के बीच में जब सीज फायर है तब ऐसी स्थिति बनती है तो सवाल ये उठते हैं कि क्या सीज फायर टूटने वाला है। अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता होने की उम्मीदें क्या वास्तव में बची हुई हैं? क्या सच में दोनों पक्षों की तोपें खामोश होने जा रही हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दोनों ही पक्ष भले ही एक दूसरे के साथ बातचीत का दिखावा कर रहे हो, लेकिन हॉर्मुज के हालात इस बात की तस्दीक कतई नहीं करते हैं। मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन हालात सामान्य होते दिख नहीं रहे। एक और ट्रंप सोशल मीडिया पर डील वाले दावे कर रहे थे, दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्ध वाला दांव चल रहे थे। पश्चिमी एशिया में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंचता दिख रहा है। हर बीते दिन के साथ हालात बदलते जा रहे हैं। कभी अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता और समझौते वाली खबरें आने लगती हैं, तो कभी अचानक युद्ध वाला संकट गहराने लगा। अमेरिकी सेना ने हमला शुरू कर दिया और ईरान के कई तटीय टारगेट तबाह कर दिए गए। एक और बातचीत की कोशिश, दूसरी ओर जंग। ये घटना बताती है कि ईरान को लेकर ट्रंप कंफ्यूज्ड है। उन्हें समझ नहीं आ रहा बातचीत से अपनी शर्तें मनवाए या हथियारों की ताकत से ईरान को झुकाए। अमेरिकी सेना ने ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अहम रणनीतिक ठिकाने बंदर अब्बास पोर्ट पर अटैक किया।
बताया जा रहा है कि यहाँ के बारे कई धमाके हुए। अमेरिकी हमलों के बाद ईरानी एयर डिफेंस एक्टिव हुआ, जिससे धमाके की आवाज सुनी गई। IRGC की तरफ से भी बंदर अब्बास में 3 धमाकों की पुष्टि की गई। दावा किया गया कि ये ईरान का सबसे अहम नेवल बेस है। इसके अलावा सिरिक और जॉस्क में भी धमाके हुए, जहां ईरानी स्पीड बोट्स को टारगेट किया गया। लद्दाख आइलैंड पर भी अमेरिका ने अटैक किया। हमले में 2 ईरानी स्पीड बोट्स तबाह हो गई। या मिसाइल लॉन्च साइट पर भी अटैक की खबर है। इन हमलों में IRGC के 4 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। अमेरिका ने हमलों की बात तो मानी, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से कहा गया कि हमला आत्मरक्षा में किया गया, क्योंकि ईरान स्पीड बोट के जरिए माइंस बिछा रहा था। अमेरिका ने ईरान के जिन इलाकों पर हमला किया, वहाँ ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकाने हैं, साथ ही यहाँ बड़ी संख्या में सैन्य बोट है। अमेरिकी हमलों के बाद से ईरान भड़क गया। ईरान का दावा है कि इन हमलों का माकूल जवाब दिया गया। ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी वॉरशिप पर मिसाइल दागी गई। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स पर भी हमला किया गया। ईरान का दावा है कि हमले के बाद अमेरिका फाइटर जेट भाग गए। साथ ही फारस की खाड़ी में एक ड्रोन मार गिराने का दावा किया। दावा है कि अमेरिकी MQ-9 ड्रोन केशम द्वीप के पास गिराया गया। ईरान ने बताया कि ड्रोन को आराश-ए कमांगीर सिस्टम से गिराया गया। ड्रोन गिराने के लिए ईरान ने नया सिस्टम बनाया है। IRGC ने इसके बाद चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका अगर सीजफायर को तोड़ता है तो ईरान को जवाबी कार्रवाई करने का हक है। उधर कतर में युद्ध खत्म करने की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। जल्दी समझौता होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच बंदर अब्बास में अमेरिका की ओर से विध्वंसक प्रहार किए गए। सीजफायर के बीच पहले भी अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया जा चुका है। इसी महीने 3-4 मई को अमेरिका ने ईरान के कुछ द्वीपों और तटीय इलाकों पर हमला किया था। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका की तरफ से बार-बार सीजफायर का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? क्या ट्रंप इन छोटे हमलों के जरिए मिनी वॉर की स्थिति पैदा कर ईरान पर दबाव बनाना चाहते हैं, या फिर वो ईरान पर हमला कर उसे उकसाना चाहते हैं ताकि फिर से बड़ा युद्ध छेड़ने का बहाना मिल जाए? माना जा रहा है कि ट्रंप इन हमलों के जरिए इजराइल और अरब सहयोगियों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये बताना चाहते हैं कि ईरान को कोई ढील नहीं दी जाएगी। साथ ही ट्रंप ईरान वॉर में फंसे होने का नैरेटिव तोड़ना चाहते हैं और खुद को एक मजबूत छवि का नेता दिखाना चाहते हैं। यही वजह है कि ट्रंप ने बातचीत और समझौते वाली चर्चा के बीच भी ईरान पर हमले को हरी झंडी दे दी। ट्रंप इन हमलों से ईरान को यह भी बताना चाहते हैं कि अमेरिका किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है। अगर वार्ता में ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो परिणाम बुरे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान के बातचीत के बीच ही अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज पर बड़ी कार्रवाई की, जिसमें ईरान के कई अहम ठिकानों पर हमले का दावा किया गया। अब आपको बताते हूं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ने आखिरकार क्या कार्रवाई की है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिकी सेना का अटैक देखने को मिला है। बंदर अब्बास पोर्ट पर कई ब्लास्ट सुनाई दिए गए हैं और अमेरिकी हमलों से ईरान का एयर डिफेंस एक्टिव हो गया है। IRGC ने बंदर अब्बास में 3 धमाकों की पुष्टि की है और बंदर अब्बास के अलावा शिरिक और जास्क में भी ब्लास्ट हुआ है। ईरान की स्पीड बोट्स पर अमेरिका का अटैक देखने को मिला। लद्दाख द्वीप पर भी हमले में ईरानी स्पीड बोट्स तबाह हो गई हैं। इसके अलावा मिसाइल लॉन्च साइट्स पर भी कई अटैक किए गए हैं। IRGC के 4 जवानों के मारे जाने की खबर है। समंदर में माइंस बिछाई जा रही थी स्पीड बोट्स के माध्यम से, यह अमेरिका ने कहा और इसके लिए ही हमने कार्रवाई की है, ये उनकी तरफ से दलील दी गई है। अब अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज के करीब ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो की। माना यह गया कि अमेरिकी सेना ने कई चरणों में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसमें पहले चरण में निगरानी और टारगेट की पहचान की गई। दूसरे चरण में टारगेट पर हमला किया गया है। MQ-9 रीपर ड्रोन और निगरानी विमानों से टारगेट की सबसे पहले पहचान की गई थी। इसी दौरान MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया गया है IRGC की तरफ से। अब समुद्री गतिविधियों और मिसाइल लॉन्च पोजीशन की पहचान की गई। इसके बाद प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल और स्मार्ट बम से
टारगेट पर अटैक किया गया। समंदर में माइंस बिछा रही नावों पर हमला किया गया। जीपीएस गाइडेड वेपन से मिसाइल लॉन्च साइट्स पर अटैक किए गए हैं। अब आपको ये बताती हूं कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में किन किन खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया। माना यह गया कि इस ऑपरेशन में अमेरिका ने AGM-114 हेलफायर मिसाइल, MQ-9 रीपर ड्रोन और JDAM स्मार्ट बम जैसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया। अब आपको इनके बारे में भी विस्तार से जानकारी दे देती हूँ। तो AGM-114 के बारे में सबसे पहले आपको बताती हूँ। ये हेलफायर जो मिसाइल है, अमेरिका के बेहद सटीक प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल है। छोटी नाव, स्पीड बोट्स, सैन्य वाहनों के खिलाफ इस्तेमाल इन्हें किया जाता है। इसके अलावा लेजर गाइडेड और रडार गाइडेड वर्जन में ये उपलब्ध होती है। हेलफायर मिसाइल की रेंज करीब 7 से 11 किलोमीटर तक होती है। मैक 1.3 की स्पीड से टारगेट पर हमला करने का ये दम रखती है। करीब 45 से 50 किलोग्राम का वॉरहेड ये ले जाने में सक्षम होती है। अब आपको बताती हूँ MQ-9 रीपर ड्रोन के बारे में। ऑपरेशन में MQ-9 रीपर आर्म्स ड्रोन की भूमिका अहम है। अमेरिका का ये जाना माना हंटर किलर ड्रोन है। MQ-9 रीपर ड्रोन सर्विलांस और प्रिसिजन स्ट्राइक करने में भी सक्षम है और लगातार करीब 27 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने का ये दम रखता है। हेलफायर मिसाइल और स्मार्ट बम ले जा सकता है। अब JDAM स्मार्ट बम क्या है? ज्वाइंट डायरेक्टर अटैक म्यूनिशन इसका फुल फॉर्म है। स्मार्ट बम साधारण बम को GPS गाइडेड स्मार्ट बनाने वाली तकनीक और मिसाइल लॉन्च साइट्स और मिलिट्री पोस्ट को निशाना बनाने में यह सक्षम है। फाइटर एयरक्राफ्ट पर सटीक हमला करने का इनमें दम होता है और 15 से 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये हमला करने में सक्षम होते हैं। और इन सभी का इस्तेमाल इस दौरान किया गया बंदर अब्बास पर निशाना साधने के लिए। वही खबर यह है कि इजराइल पर गाजा का बड़ा हमला देखने को मिला है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने रिहायशी इमारत पर अटैक कर दिया है। गाजा में ये बड़ा हमला किया गया है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से और गाजा सिटी के करीब स्ट्राइक कर दी गई है। ये पहली बार नहीं है, हमास के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है इजराइल की तरफ से। और इजराइल एक बार फिर से गाजा में जो बड़ा हमला किया, अभी कल परसों में भी हमला किया गया था। ये हमले लगातार चलते जा रहे हैं। अब इजरायली डिफेंस फोर्स हिजबुल्लाह के साथ भी लड़ रहा है, हमास के साथ भी लड़ रहा है। और ये पुरानी लड़ाई है 2023 वाली, ये कोई ईरान के साथ संबंधित लड़ाई नहीं है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने रिहायशी इमारत पर जो अटैक किया, गाजा सिटी के करीब जो मिसाइलें गिराई, उसकी वजह से यहाँ पर हर चीज उजाड़ होती हुई नजर आ रही है। गाजा को लेकर के भी पीस बोर्ड बना दिया गया है और उस पीस बोर्ड के पीस कर देता है बार बार इजराइल इस तरीके से अटैक करके। अमेरिका का ये कहना है कि गाजा में एक लाइन खींची जाएगी, जहां एक तरफ लोगों को शिफ्ट किया जाएगा तो दूसरी तरफ नवनिर्माण किया जाएगा। लेकिन वो नवनिर्माण के पहले विध्वंस वाली कार्रवाइयां ज्यादा वहां पर देखने को मिलती है। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गाजा में वहां जो स्ट्राइक की गई है उसके बाद बदली हुई इमारतों की सूरत हाल है। इमारतें ध्वस्त नजर आती है, टूटी फूटी हुई नजर आती हैं। और इतना ही नहीं, हमास का जो कमांडर बनाया गया था उसकी भी इसी हमले में मौत हो गई। लेकिन इसके साथ साथ महिलाएं और बच्चे भी इस स्ट्राइक का शिकार हो रहे हैं। इजराइल ने कसम खाई हुई है कि हमास का एक आतंकी मार गिराएंगे, उसके बाद ही हम चैन से बैठेंगे। और इस सब में मानवता हारते जा रही है। हर वक्त लोगों के मरने की खबरें वहां से आती हैं। वहीं इजराइल का हमास पर एक और बड़ा हमला देखने को मिला है। हमास के नए कमांडर पर यह भीषण अटैक का दावा है। नया कमांडर मोहम्मद ओदेह पर हमले का दावा किया गया है। तो इजराइल हमास कमांडर पर भी अटैक करते हुए नजर आया है और नए कमांडर मोहम्मद ओदेह पर जो हमला किया गया है, बताया गया कि 11 दिन हुए थे पद संभाले नए चीफ बने थे। लेकिन हमास के नए चीफ को भी मौत की नींद सुला दिया गया है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जो कार्रवाई की गई है। 2023 7 अक्टूबर की वो तारीख जब हमास ने ये गलती की थी इजराइल के अंदर घुसपैठ करने की, वहां पर कत्लेआम मचाने की, और उसकी सजा आज तक गाजा में रहने वाला हर एक व्यक्ति झेल रहा है। क्योंकि इजराइल की ये कसम है कि जब तक हमास का एक व्यक्ति मारा नहीं जाएगा तब तक वो इसी तरीके से वहां पर स्ट्राइक करते रहेगा। अमेरिका भले ही बोर्ड पीस बना ले, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कुछ हासिल गाजा के लोगों को तो नहीं हो रहा है। ये दो खबरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि भले ही इजराइल का ईरान के साथ संघर्ष ना चल रहा हो, लेकिन हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ वो लगातार कार्रवाइयां कर रहा है। इसी तरीके से यमन में हूतियों के खिलाफ भी कार्रवाइयां कर रहा है। लेकिन रेड सागर में हूती इस तरीके का उत्पात मचाते हैं कि इजराइल कुछ वक्त के लिए तो पीछे हटता है, लेकिन फिर वही कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच में गाजा में और लेबनान में जबरदस्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान को कमजोर करने की कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिका जहां ईरान पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं इजराइल
ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को काबू करने की कोशिशों में जुटा है। इजरायली सेना सीज फायर के बावजूद लेबनान में लगातार बमबारी कर रही है। इधर गाजा में भी इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान अटैक कर रहे हैं और अब इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास को बड़ा झटका देने का दावा किया है। सात अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों के हमले से शुरू हुआ गाजा में संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। इजरायल ने गाजा में हमास के नए सैन्य प्रमुख मोहम्मद ओदेह को निशाना बनाकर बड़ा हमला किया। आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक में अल हदाद को निशाना बनाने का दावा किया। गाजा सिटी के रिमाल इलाके में हुए हमले में 3 लोगों की मौत, 20 लोगों के घायल होने की खबर है। इजरायल ने गाजा में हमास के नए सैन्य प्रमुख मोहम्मद ओदेह पर बड़ा अटैक किया। यह हमला हमास के पिछले नेता इज अल दीन अल हदाद की मौत के सिर्फ 11 दिन बाद किया गया। अल हदाद की 15 मई को गाजा सिटी में इजरायली हमले में मौत हुई थी। इसके बाद मोहम्मद ओदेह को हमास की सैन्य शाखा और गाजा में संगठन का नया प्रमुख बनाया गया था। इजरायल ने गाजा सिटी के पश्चिमी हिस्से रमाल इलाके में स्ट्राइक की। गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई और 20 लोग जख्मी हुए। ये एजेंसी हमास के नियंत्रण में काम करती है। हमास ने फिलहाल तो इस मुद्दे पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो वहीं इजरायल ने भी आधिकारिक तौर पर ओदेह की मौत की पुष्टि नहीं की है। हालांकि इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमला सफल रहा और ओदेह ही मारा गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि मोहम्मद ओदेह 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमलों के दौरान हमास की खुफिया शाखा का प्रमुख था। इजरायल का आरोप है कि वो कई इजरायली नागरिकों और सैनिकों की हत्या, अपहरण और हमलों के लिए जिम्मेदार था। सऊदी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओदेह अल हदाद का करीबी सहयोगी था। उसने हमास के पुराने नेताओं मोहम्मद दीफ और मोहम्मद सिनवार की मौत के बाद संगठन को फिर से मजबूत करने में मदद की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मई 2025 में सिनवार की मौत के बाद ओदेह को अल कसाम ब्रिगेड का नेतृत्व संभालने का प्रस्ताव मिला। हालांकि उसने शुरुआत में मना कर दिया था, लेकिन बाद में उसे जिम्मेदारी दे दी गई। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओदेह ने 7 अक्टूबर के हमले से पहले गाजा सीमा के पास इजरायली सैन्य ठिकानों और सेना की कमजोरियों की जानकारी जुटाने का काम किया था। उसकी उम्र तकरीबन 40 से 50 साल के बीच बताई जाती है और वो बचपन से ही हमास से जुड़ा हुआ था। दावा किया जा रहा है कि इजरायल पहले भी कई दफा ओदेह को निशाना बना चुका है। 2025 में उसके पिता के घर पर हुए हमले में उसके बड़े बेटे अम्र की मौत हो गई थी। इजरायल ने कहा कि 7 अक्टूबर हमले में शामिल हर व्यक्ति को वो ढूंढ कर कार्रवाई करेगा। दरअसल हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर अटैक किया था। आतंकियों ने जमीन, समंदर और आसमान से इजरायल पर हमला किया था। कई आतंकी तो पैराग्लाइडर्स के जरिए इजरायल पहुंचे थे। आतंकियों ने इजरायल में भारी कत्लेआम मचाया। बताया जा रहा है कि हमलों में तकरीबन 1200 लोगों की मौत हुई और आतंकवादियों ने करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया, जिसके बाद से इजरायल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया और फिलहाल इजरायली सेना लगातार गाजा में ऑपरेशन चला रही है और हमास के आतंकियों को खत्म करने का दावा कर रही है। इजरायल ने हमास को बहुत बड़ा झटका देने का दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। इजरायल ने हमास को बड़ा झटका दिया और महज 11 दिन के अंदर ही हमास के नए कमांडर मोहम्मद ओदेह पर हमला कर दिया। अब आपको बताती हूँ कि मोहम्मद ओदेह आखिरकार कौन थे। मई 2026 में हमास की सैन्य शाखा अल कसाम ब्रिगेड के कमांडर वो बनाए गए थे और उसके बाद मई 2026 में इज अल दीन अल हदाद की मौत के बाद हमास प्रमुख के तौर पर वो नियुक्त किए गए थे।
अब ये 11 दिन का इस कार्यकाल था। पद संभालने के लिए 11 दिन में ही इजराइल ने भीषण हमला कर दिया। उनके प्रमुख बनते ही इजरायली मीडिया ने बताया कि मोहम्मद ओदेह की मौत हो गई है। ये उनकी तरफ से दावा किया गया। 11 दिन के कमांडर साल 1974 में उत्तरी गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर में इनका जन्म हुआ था, जिन्हें ये बड़ा काम सौंपा गया। अल कसाम ब्रिगेड की खुफिया विंग के ये प्रमुख भी पहले रह चुके हैं। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले का मुख्य रणनीतिकार भी इन्हें माना जाता है। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स ने वही हाल किया जो अभी तक हर उस व्यक्ति का किया जिसने अहम भूमिका 7 अक्टूबर 2023 में निभाई थी। दिसंबर 2025 में ऑपरेशंस और हथियार निर्माण की कमान संभाली ये मोहम्मद ओदेह ने। इजरायली खुफिया एजेंसियों को कई साल से ओदेह की तलाश थी और जैसे ही इस बात की भनक लगी कि हमास का चीफ नियुक्त कर दिया गया है, उसी के तहत कार्रवाई कर दी गई। साल 2025 में गाजा में हुए हमले में ओदेह का बड़ा बेटा मारा गया था और अब मोहम्मद ओदेह को लेकर के ये दावा किया गया इजराइल की तरफ से कि वो नहीं रहे। हालांकि इजराइल और हमास की अदावत बहुत पुरानी है, लेकिन इस दुश्मनी का एक अहम मोड़ साबित हुआ हमास का हमला। अब आपको 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए गए हमले के बारे में एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, क्योंकि वो वक्त ना इजराइल भूला ना पूरी दुनिया बोली जिस तरीके से वहां पर घुसपैठ करके हमला किया गया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक किया था और ये हर जगह से अटैक किया गया, जमीन से, आसमान से और पानी के रास्ते से। जमीन, समंदर, आसमान से आतंकियों ने हमला कर दिया था। घुसपैठ करके पैराग्लाइडर्स के माध्यम से इजराइल पहुंच गए थे हमास के आतंकी। हमास आतंकियों ने इजराइल में कत्लेआम मचा दिया। अब इसके वजह से ही आज तक ये हमले चल रहे हैं हमास के ऊपर। आतंकियों ने म्यूजिक फेस्टिवल पर भी अटैक किया और यहां से लोगों को अपने साथ बंधक बनाकर के ले गए। 1200 लोगों की इस दौरान जान चली गई थी इजराइल में। ये सरकारी आंकड़े हैं। आतंकियों ने करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया था, अपने साथ गाजा पट्टी लेकर के चले गए थे। आईडीएफ ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, वहां से बंधकों को छुड़ाने की प्रक्रिया शुरू की और बहुत मान मनव्वल के बाद, अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद कुछ लोगों को छोड़ा भी गया था। मैं एक और खबर आपको बताती हूँ जो कि चीन और जापान की अदावत से जुड़ी हुई है। चीन की जापान के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। चीन के कोस्ट गार्ड के 2 जहाजों की कार्रवाई देखने को मिली है। चीन ने जापान के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। कोस्ट गार्ड के 2 जहाजों पर कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई सेनकाकू द्वीप के करीब घुसपैठ की खबर के साथ आई है। जापानी मछुआरों को इलाका छोड़ने पर मजबूर करने का दावा किया गया और यही जापान बार बार कह रहा था कि चीन हमारे सेनकाकू द्वीप पर कभी भी हमला कर सकता है और वहां पर कभी भी अपना दावा कर सकता है। अब यही बताया जा रहा है कि जापानी मछुआरों को इलाका छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। चीन के कोस्ट गार्ड के 2 जहाजों पर कार्रवाई कर दी गई है। सेनकाकू द्वीप के करीब घुसपैठ की खबरें आई हैं। तो ये सिर्फ शुरुआत है। जापान ने जिस तरीके से ताइवान के लिए अपना सपोर्ट दिखाया, उसी के साथ साथ चीन ने जापान की मुश्किलों को बढ़ाना शुरू कर दिया। चीन को इस बात से भी दिक्कत है कि जापान की तरफ से आखिरकार क्यों इतने बड़े स्तर पर हथियारों को इकट्ठा किया जा रहा है। मैं एक और खबर आपको बताती हूँ। चीन की एआई इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। एआई एक्सपर्ट्स की विदेश यात्रा पर सख्ती की खबरें आ रही है। यात्रा से पहले सरकार की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। संवेदनशील तकनीक के देश से बाहर जाने की आशंका है और साथ ही वैज्ञानिक भी बाहर चले जाएंगे, इस बात की आशंका को देखते हुए एआई एक्सपर्ट्स की विदेश यात्रा पर सख्ती रखी जा रही है। चीन जापान को एक तरफ घेरने की तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ अपने ही वैज्ञानिकों को उसने घर में कैद कर लिया है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी वैज्ञानिक किसी और देश की यात्रा पर जाए, क्योंकि चीन को इस बात का डर सता रहा है कि उनकी जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो बाहर जा सकती है और जो जरूरी टैलेंट है वो भी बाहर जा सकता है। इस वजह से उसने लोगों को घरों में कैद करना शुरू कर दिया है। सरकार से विदेश यात्रा के बारे में जानकारी साझा करनी होगी और परमिशन भी लेनी होगी। सरकार चाहेगी तो जाएंगे, नहीं चाहेगी तो नहीं जाएंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ चीन के लिए दिन रात काम करना होगा और ये तानाशाही है जो कि चीन कर रहा है अपने ही लोगों पर। जापान के साथ तो वो उलझा हुआ नजर आ ही रहा है। चीन को चाहिए कि दक्षिण एशिया में सिर्फ और सिर्फ वही एक सुपर पावर बने, बाकी जापान से लेकर के तमाम देश दरकिनार कर दिए जाए। उसे इस बात से दिक्कत है कि जापान अपने यहाँ पर हथियारों को इतनी ज्यादा तरजीह क्यों दे रहा है, वो आगे क्यों बढ़ रहा है, अपना रक्षा बजट क्यों बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ उसे इस बात से भी तकलीफ है कि एआई से जुड़ा हुआ
जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहीं बाहर ना चला जाए, उसका जो टैलेंट है वैज्ञानिकों का, वो वैज्ञानिक कहीं देश छोड़ करके बाहर ना चले जाए, यानी उन्हें सिर्फ और सिर्फ चीन के लिए काम करना होगा। चीन लगातार सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है। वो सैन्य ताकत के लिए अपने आप को मजबूत बना रहा है। उसकी सियासी पकड़ भी अच्छी है। वो ये भी जानता है कि आने वाला समय एआई का है, यानी एआई पावर जितनी मजबूत होगी देश उतना ही मजबूत होगा। माना यह जा रहा है कि इसी मंशा के चलते चीन ने अपने एक्सपर्ट्स पर यह बड़ा पहरा बैठा दिया है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाऊं। चीन लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को बढ़ावा दे रहा है। नई नई तकनीक विकसित की जा रही है, नए हथियारों पर रिसर्च की जा रही है और अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चीन की सरकार ने एआई एक्सपर्ट्स को एक तरह से नजरबंद कर लिया है। चीन ने एआई सेक्टर में काम करने वाले बड़े एक्सपर्ट्स और अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर सख्ती बढ़ा दी है। अलीबाबा और डीप सीक जैसी निजी कंपनियों के एआई एक्सपर्ट्स को भी अब विदेश जाने से पहले सरकारी मंजूरी लेनी पड़ सकती है। जिनपिंग सरकार को डर है कि संवेदनशील तकनीक और प्रतिभा विदेश जा सकती है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन सरकार ने प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कई एआई एक्सपर्ट्स के विदेश जाने को लेकर के नए नियम लागू कर दिए हैं। इनमें अलीबाबा और डीप सीक जैसी बड़ी कंपनियों से जुड़े लोग भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार चीन की सरकारी एजेंसियां उन लोगों पर खास नजर रख रही हैं जो एडवांस एआई तकनीक पर काम कर रही हैं। ऐसे लोगों को अब विदेश यात्रा करने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी पड़ सकती है। इन नियमों के दायरे में स्टार्टअप फाउंडर, रिसर्चर और बड़ी कंपनियों के अधिकारी शामिल हैं। चीन पहले भी कई अहम क्षेत्रों से जुड़े लोगों पर ट्रैवल से जुड़ी पाबंदियां लगाता रहा है। बड़ी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स, परमाणु वैज्ञानिक और सरकारी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी पहले से ही ऐसे नियमों के तहत आते हैं, लेकिन पहली बार निजी एआई कंपनियों में काम करने वाले लोगों पर भी ऐसी सख्ती हो रही है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि चीन में सरकारी कंपनियों के बड़े अधिकारियों और कम्युनिस्ट पार्टी नेताओं के पासपोर्ट अक्सर सरकार के पास रखे जाते हैं, लेकिन निजी कंपनियों के कर्मचारियों तक इस नियम को बढ़ाना अलग है और बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार अब सिर्फ किसी व्यक्ति के पद या कंपनी को नहीं देख रही, बल्कि ये भी देख रही है कि वो देश के लिए तकनीकी रूप से कितना अहम है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन अब एआई इंजीनियर्स और रिसर्चर्स को रणनीतिक संपत्ति की तरह देख रहा है। चीन में एआई सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और कई बड़े टेक एक्सपर्ट्स सामने आए हैं। हालांकि इन सख्त नियमों का असर चीन की एआई इंडस्ट्री पर भी पड़ सकता है। ऐसे कंपनियों के लिए अच्छे टैलेंट को भर्ती करना और उन्हें लंबे समय तक अपने साथ रखना मुश्किल हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार एआई इंडस्ट्री में जरूरत से ज्यादा दखल दे रही है। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि चीन के अहम प्रोग्राम से जुड़े कई वैज्ञानिकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ये वैज्ञानिक स्पेस प्रोग्राम, ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े बताए गए। ऐसे में सरकार के इस कदम की मंशा चीन के टैलेंट को सुरक्षित रखने की भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वहीं किम जोंग उन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। नॉर्थ कोरिया ने नया सुपर हथियार बना लिया है, ये उनकी तरफ से दावा किया गया है। न्यूक्लियर क्षमता वाले एआई क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों का भी परीक्षण किया जा रहा है। एक के बाद एक मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है और खुद जाते हैं वहां के तानाशाह किम जोंग उन, जो ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास नया सुपर हथियार है। न्यूक्लियर क्षमता वाले एआई क्रूज मिसाइल हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण हमने किया है और साउथ कोरिया की सीमा के पास हमने उसे तैनाती करने का फैसला भी कर लिया है। अब कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। किम जोंग उन हर परीक्षण में वहां पर जाते हैं, हर परीक्षण में वहां पर खड़े रहते हैं। कोई मिसाइल का परीक्षण हो या फिर किसी तरीके का अन्य कोई प्रशिक्षण हो, परीक्षण हो, हर बार उन्हें वहां पर रहना ही रहना है। अब जो उनकी तरफ से एआई लेस हथियार बनाए गए हैं उसका परीक्षण जब हुआ तभी वो वहां पर मौजूद रहे, क्रूज मिसाइल से लेकर के बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण तक। और अब वो कह रहे हैं कि इसे साउथ कोरिया की सीमा के करीब हम तैनात करेंगे। अब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का विवाद एक लंबे वक्त से है। ऐसे में साउथ कोरिया लगातार ये आरोप लगाता है नॉर्थ कोरिया पर
कि साउथ कोरिया की शांति नॉर्थ कोरिया की तरफ से भंग की जाती है, इसीलिए ये तैनाती साउथ कोरिया की तरफ वो करना चाहते हैं। अब एक और खबर आपको बता देती हूं। खबर ये है कि पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का एक और बड़ा अटैक देखने को मिला है। बार बार ये अटैक कर रहे हैं जब लगातार वहां पर शांति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आतंकी संगठन के एक जहाज पर यह अटैक है। उनका कहना है कि कार्रवाई के दौरान एक आतंकी को हमने मार गिराया है। ये दावा वो कर रहे हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी मामले में यूएस का ये एक्शन देखने को मिला है। यूएस की तरफ से ये दलील दी गई है कि नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही थी, इसलिए हमने ये बड़ा कदम उठाया और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में बड़ा अटैक करके आतंकी संगठन के एक जहाज पर हमला किया और इस दौरान एक आतंकी को मार गिराया है। और ये आरोप लगे हैं जिस व्यक्ति को मारा गया है कि वो नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा था, इसलिए ये बड़ी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की गई है। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं। उनका कहना है कि ड्रग्स अगर कोई भी उनके देश में भेजने की कोशिश करेगा तो वो इसी तरीके से हमले उस पर करते रहेंगे। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में हलचल लगातार देखने को मिल रही है। नया हथियार विकसित किया गया। किम जोंग उन ने न्यूक्लियर क्षमता वाले एआई क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। साउथ कोरिया की सीमा के पास तैनाती का फैसला ले लिया गया है। तो विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। रोक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।